हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्ट एनालिसिस के बारे में। तो अभी प्रेजेंटली जो हम लोगों ने सॉल्ट एनालाइज किया वो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, जब बेसिक रेडिकल की बात कर रहे थे तो कैटायंस का एनालिसिस किया। फर्स्ट ग्रुप क्लोराइड या क्लोराइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है Ag प्लस Hg2 प्लस और Hg2 प्लस, मतलब मर्क्यूरस और Pb2 प्लस। ये फर्स्ट ग्रुप के सॉल्ट थे हमारे पास, ठीक है। उसके बाद सेकंड ग्रुप के डिफरेंट सॉल्ट को एनालाइज किया। सेकंड ग्रुप में हमने ग्रुप रिएजेंट क्या यूज किया, H2S गैस पास किया इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl क्यों डाला? टू सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन के कंसंट्रेशन को कम करने के लिए हमने डाइल्यूट HCl मिलाया, क्योंकि सेकंड ग्रुप के जो सॉल्ट हैं उनका KSP वैल्यू काफी लो होता है, तो वो लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड पर ही प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। उसके बाद थर्ड ग्रुप में आया एल्यूमिनियम, आयरन और क्रोमियम। एल्यूमिनियम, आयरन और क्रोमियम ग्रुप रिएजेंट क्या यूज किया, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एज अ ग्रुप रिएजेंट यूज किया हमने। फोर्थ ग्रुप में जो सॉल्ट आए वो कैडमियम के साथ साथ मिला हमको कोबाल्ट, मैग्नीज, जिंक और निकल, ठीक है। और फोर्थ ग्रुप के लिए ग्रुप रिएजेंट क्या अप्लाई किया हमने, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विथ H2S। तो सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होगा, लेकिन यहां पे हमने HCl की जगह पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज किया। HCl की जगह पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज किया, क्योंकि जो फोर्थ ग्रुप के सल्फाइड है उनका KSP वैल्यू हायर होता है एंड इट रिक्वायर्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस। उनको सल्फाइड आयन का हायर कंसंट्रेशन चाहिए, इसलिए कॉमन आयन इफेक्ट प्रोड्यूस ना होने पाए, इसलिए हमने HCl नहीं मिलाया, उसकी जगह अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया। क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाटर का फॉर्मेशन करेगा, जिससे डाइल्यूट हो जाएगा मीडियम और सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। उसके बाद हमने बात किया फिफ्थ ग्रुप के बारे में। तो बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम फिफ्थ ग्रुप में मेंबर्स के फॉर्म में मिले। अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहां पे ग्रुप रिएजेंट जैसा यूज किया हमने। सिक्स्थ ग्रुप में हमारा मेंबर था मैग्नीशियम और सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, यहां पे हमने यूज किया एज अ ग्रुप रिएजेंट, ठीक है। तो ये ग्रुप रिएजेंट था मैग्नीशियम के लिए। तो मैग्नीशियम में हमने जो ग्रुप रिएजेंट यूज किया था वो सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट Na2HPO4 और इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमने बात किया था कैटायंस के डिटेक्शन के बारे में। आफ्टर द डिटेक्शन ऑफ कैटायंस हम लोग बात कर रहे थे डिटेक्शन ऑफ एनायंस। और एनायंस के डिटेक्शन में मैंने आपको बताया कि इनको हम तीन ग्रुप में बांट सकते हैं। कुछ वो सॉल्ट जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एक्टिविटी शो करते हैं, कुछ वो एनायन जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एक्टिविटी शो करते हैं, तो उनको हम कहते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप। कुछ वो एनायन जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एक्टिविटी शो करते हैं। तो डाइल्यूट के साथ एक्टिविटी शो करने वाले एनायंस कौन कौन से थे, कार्बोनेट, सल्फाइड SO3 2- S-2, सल्फाइड, इसके बाद नाइट्राइट और इसके बाद एसीटेट। तो ये जो ग्रुप है, ये जो सॉल्ट है, ये जो एनायंस हैं, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एक्टिविटी शो करते हैं। जैसे ब्रिस्क इफरवेंसेस जब आएगा तो कार्बोनेट, ठीक है। सफोकेटिंग ऑर्डर की गैस निकलेगी, कलरलेस सफोकेटिंग ऑर्डर की गैस निकलेगी तो सल्फाइड, रोटानेक जैसी गैस निकलेगी तो H2S, और जिसमें लाइट ब्राउन फ्यूम्स आएगा वो नाइट्राइट NO2-। फिर उसका कंफर्मेटरी सबका बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। और अगर विनेगर जैसी स्मेल आएगी तो एसीटेट आयन होगा। विनेगर जैसी स्मेल आएगी तो एसीटेट आयन होगा, जो फेरिक क्लोराइड मिलाने पर ब्लड लाइक रेड कलर फेरिक एसीटेट बना के देगा, ठीक है। इसके बाद बात किया हम लोगों ने अबाउट द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब जब हमने टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट डाला और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, सॉल्ट को ये ध्यान रखना है कि एक ही बार में पूरा सॉल्ट नहीं डाल देना, थोड़ा सा सॉल्ट निकाला, टेस्ट ट्यूब में डाला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल के देखा, अगर कोई
केमिकल एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, इसका मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पर जाएंगे और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर अगर कलरलेस पंजेंट ऑर्डर की गैस निकलेगी तो वो क्लोराइड हो सकता है। कलरलेस पंजेंट ऑर्डर की गैस निकलेगी तो वो क्लोराइड हो सकता है। रेडिश ब्राउन फ्यूम अगर फॉर्म हो रहा है तो ब्रोमाइड हो सकता है। रेडिश ब्राउन फ्यूम फॉर्म हो रहा है तो ब्रोमाइड हो सकता है। ठीक है, वॉयलेट फ्यूम्स निकलेगी पंजेंट ऑर्डर के साथ तो आयोडाइड हो सकता है। और फिर से अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पर भी लाइट ब्राउन कलर आएगा तो वो नाइट्रेट हो सकता है। और फाइनली अगर कलरलेस कंपाउंड आएगा जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है, ऑर्डरलेस कंपाउंड आएगा, ऑर्डरलेस गैस आएगी, अगर उसको हम बर्न करें तो वो ब्लू फ्लेम देगी, तो दिस इज ऑक्सालेट। तो ये ऑक्सालेट होगा। यहां तक का काम हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो देखो, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड को सिंपली आप AgNO3 डाल करके डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये तीनों मेंबर ऐसे हैं जिसमें इनके जो कंपाउंड थे, जो सॉल्ट था, जो गैस आ गई, गैस आने के बाद क्या कर सकते हो, AgNO3 डाल करके इसको कंफर्म कर सकते हो। AgNO3 डाल करके कंफर्मेशन हम कर सकते हैं, पहली बात। तो देखो, जैसे NaCl सॉल्ट के फॉर्म में क्या रहा होगा, NaCl, तो जब AgNO3 डालोगे तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा। AgNO3 डालने पर AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, तो क्लोराइड कंफर्म। AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा प्लस NaNO3 मिल जाएगा, तो ये हुआ कंफर्मेशन ऑफ क्लोराइड। NaBr के फॉर्म में होगा ब्रोमाइड साल्ट, AgNO3 डालने पर क्या करेगा, AgBr बनाएगा। और AgBr जो है लाइट येलो कलर के फॉर्म में दिखेगा, और ये आ गया आपका NaNO3। तो अगर लाइट येलो कलर आता है AgNO3 के साथ ऐड करने पर तो ब्रोमाइड कंफर्म हो जाएगा। और NaI अगर है, सोडियम सॉल्ट ऑफ आयोडाइड है, तो AgNO3 डालने पर डार्क येलो कलर आएगा। AgI इन फॉर्म ऑफ डार्क येलो कलर आ गया, तो कंफर्म हो जाएगा AgI। AgI इज कंफर्म हियर प्लस NaNO3। तो हैलोजेंस को डिटेक्ट कंफर्म करने के लिए हम AgNO3 यूज कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया कि AgNO3 डाल के देख लीजिए। AgNO3 ऐड करने पर अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा तो क्लोराइड हो सकता है, क्लोराइड कंफर्म है। और अगर लाइट येलो आएगा तो ब्रोमाइड, डार्क येलो आएगा तो आयोडाइड कंफर्म हो गया। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट मेथड टू डिस्टिंग्विश द हैलाइड्स। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को डिस्टिंग्विश करने का सबसे कॉमन तरीका यह है, जिसमें आप AgNO3 ऐड करके देख लीजिए। उसके अलावा क्लोराइड का जो सॉल्ट है, फॉर क्लोराइड सॉल्ट, उसके अलावा क्लोराइड के लिए हम यूज करते हैं बाय क्रोमल क्लोराइड टेस्ट भी लगाते हैं हम क्लोरीन के आइडेंटिफिकेशन के लिए। क्लोरीन के कंफर्मेशन के लिए क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी यूज होता है। तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट फॉर कंफर्मेशन ऑफ क्लोरीन। अब क्या है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, तो इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट? व्हेन chloride salt is heated with chloride salt को अगर when chloride salt is heated with H2SO4 and K2Cr2O7, then it gives orange red
रेड वेपर्स, ऑरेंज रेड वेपर्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, ऑरेंज रेड वेपर्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। तब ऑरेंज रेड वेपर मिलती है क्रोमाइल क्लोराइड की, देन इट गिव्स ऑरेंज रेड वेपर ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। when these vapors are passed through the, when these vapors are passed through the alkaline solution, when these vapors are passed through the alkaline solution, और अगर इन वेपर्स को हम अल्कालाइन सॉल्यूशन से पास कर दें, these vapors are passed through the alkaline solution, it turns yellow। तब ये कैसी हो जाएगी? येलो कलर की हो जाएगी, देन इट टर्न्स येलो। ठीक, तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के थ्रू भी हम क्लोरीन का कंफर्मेशन कर सकते हैं। एक तो मेथड हो गया AgNO3 डाल करके कंफर्म कर लीजिए। दूसरा मेथड जो हम लोग ले रहे हैं वो है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो क्लोरीन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ, जो भी सॉल्ट बना हुआ है, जो हैलाइड सॉल्ट है, जो भी क्लोराइड सॉल्ट है, हैलाइड क्या, क्लोराइड स्पेशली, तो जो क्लोराइड सॉल्ट है उसको हम K2Cr2O7 और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ थोड़ा हीट करेंगे, तब ऑरेंज रेड वेपर्स आएगी क्रोमाइल क्लोराइड की, ऑरेंज रेड वेपर्स आएगी। एंड दैट ऑरेंज रेड वेपर्स व्हेन पास थ्रू द अल्कालाइन सॉल्यूशन, जब उसको अल्कालाइन सॉल्यूशन से पास करोगे तो उसका ऑरेंज रेड कलर जो है वो येलो कलर में चेंज हो जाएगा। तो दिस इज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर क्लोरीन। अब बात कर लेते हैं रिएक्शन के बारे में। तो देखो NaCl और क्रोमाइल क्लोराइड का ऑरेंज रेड वेपर्स, तो इट इज इन मल्टी स्टेप, सिंगल स्टेप में लाने की इसको कोशिश करते हैं। हाउ टू इट इज कन्वर्टेड इन सिंगल स्टेप, ऑरेंज रेड वेपर्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, orange red vapors of chromyl chloride. It is work out in single step of reaction. तो NaCl का सोडियम सॉल्ट ऑफ क्लोराइड, सोडियम सॉल्ट ऑफ क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया और K2Cr2O7 डाला, K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट। तो पहले तो ये ध्यान रखना है CrO2Cl2, CrO2Cl2 इज कॉल्ड क्रोमाइल क्लोराइड। तो CrO2Cl2 का ऑरेंज रेड वेपर आ जाएगा, CrO2Cl2 का ऑरेंज रेड वेपर आ जाएगा, प्लस 2KHSO4 प्लस 4NaHSO4, 4NaHSO4 प्लस वाटर, प्लस 3 वाटर। तो क्रोमाइल क्लोराइड बना, जिसके कारण ऑरेंज रेड वेपर्स आएगा। उसका फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो CrO2Cl2 इज द फॉर्मूला ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, जिसके कारण ऑरेंज रेड वेपर्स आता है। और इस ऑरेंज रेड वेपर वाले कंपाउंड को CrO2Cl2 को अल्कली के साथ पास कर दीजिए, NaOH के साथ पास कर दीजिए। इसको किसके साथ? NaOH से
पास कर देंगे तो Na2CrO4 बन जाएगा, Na2CrO4। KOH ले लोगे तो K2CrO4 बनेगा और ये आ गया आपका येलो कलर। तो K2CrO4 या यहां पे KOH लोगे तो यहां पे K2CrO4 बन जाएगा, NaOH लोगे तो Na2CrO4 का येलो कलर मिल जाएगा और ये येलो कलर क्लोराइड के प्रेजेंस को कंफर्म कर देगा। ठीक है, तो ये मिला Na2CrO4 प्लस 2NaCl प्लस 2 वाटर। इनऑर्गेनिक में रिएक्शन थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है तो थोड़ा यहां पे काम आपको बैलेंसिंग का रहेगा। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हैं हाईलाइट। पहले पंजेंट ऑर्डर आया था, पंजेंट ऑर्डर आने के बाद हमने क्या किया, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया तो ऑरेंज रेड वेपर्स आए। ऑरेंज रेड वेपर्स को जब हमने अल्कालाइन सॉल्यूशन से पास किया, उस ऑरेंज रेड वेपर को जब अल्कालाइन सॉल्यूशन से पास किया तब हमको क्या मिल गया, येलो कलर मिल गया। दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोराइड। तो ये क्लोराइड का आइडेंटिफिकेशन है। ऐसे भी कर सकते हैं, AgNO3 के थ्रू भी कर सकते हैं, वो भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये, चूंकि हैलाइड का, इसलिए मैंने इसके बारे में आपसे बात किया। अब ब्रोमाइड में और क्या कर सकते हैं हम तो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स मिली थी, तब हमने कहा द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर रेडिश ब्राउन फ्यूम आई थी तो वो ब्रोमाइड का इंडिकेशन था। इट इज इंडिकेशन ऑफ ब्रोमाइड, इट इज इंडिकेशन ऑफ ब्रोमाइड। AgNO3 डालने पर लाइट येलो कलर आ जाएगा, AgNO3 डालने पर लाइट येलो कलर आ जाएगा। वहां से हमने एक कंफर्मेशन उसका कर लिया था ब्रोमाइड का। ठीक है, अब और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ब्रोमाइड के लिए, और क्या टेस्ट लगा सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ब्रोमाइड, ब्रोमाइड सॉल्ट, ब्रोमाइड सॉल्ट, ब्रोमाइड सॉल्ट विथ, ब्रोमाइड सॉल्ट, ब्रोमाइड सॉल्ट विथ MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 एंड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। मोर ऑरेंज, मोर रेड वेपर्स, मोर रेड वेपर्स, तो ज्यादा रेड वेपर्स रिलीज करेगा। मोर रेडिश ब्राउन वेपर्स, मोर रेडिश ब्राउन वेपर्स ऐसा लिखे पूरा तो ज्यादा अच्छा है। मोर रेडिश ब्राउन वेपर्स, मोर रेडिश ब्राउन वेपर्स। तो ये ब्रोमाइड के लिए सेकेंड टेस्ट, सेकेंड कंफर्मेटरी ब्रोमाइड के लिए ऐसा लग सकता है। 2NaBr ब्रोमाइड सॉल्ट है, MnO2 और H2SO MnO2 और H2SO4 अगर इसके साथ हम मिलाते हैं तो जो वेपर्स है वो ज्यादा वेपर्स फॉर्म होने लगेंगे, ज्यादा वेपर्स फॉर्म होने लगेंगे क्योंकि ब्रोमीन कंडेंस होने लगेगी। NaHSO4, NaHSO4, NaHSO4 के साथ साथ MnSO4, MnSO4, MnSO4 के साथ Br2 का तो वेपर्स आएगा ही आएगा, Br2 वेपर्स और वाटर। तो दैट इज द कंफर्मेटरी फॉर ब्रोमीन। ये ब्रोमीन का सेकेंड कंफर्मेटरी है, ये ब्रोमीन का हमने सेकेंड कंफर्मेटरी टेस्ट लिखा। तो दिस इज द सेकेंड कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ब्रोमीन। और आयोडीन में सबसे आसान तो वो था कि AgNO3 डाला, तो AgNO3 डालने के बाद क्या हुआ, डार्क येलो कलर आया। दूसरा क्या है, आयोडाइड स्टार्च टेस्ट लगा सकते हैं। स्टार्च वाले पेपर को बॉयलेट वेपर्स विथ स्टार्च प्रोड्यूस ब्लू कलर। तो कंफर्मेटरी में और क्या लगा सकते हैं आयोडीन में, बॉयलेट वेपर्स विथ स्टार्च, बॉयलेट वेपर्स विथ स्टार्च, बॉयलेट वेपर्स विथ स्टार्च, बॉयलेट वेपर विथ स्टार्च प्रोड्यूस ब्लू कलर। अगर स्टार्च पेपर लाओगे तो क्या हो जाएगा, वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो बॉयलेट पेपर विथ स्टार्च प्रोड्यूस
ब्लू कलर, ये एक और आयोडीन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गया। तो दिस इज अनदर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर आयोडीन। और MnO2 डालने पर भी, MnO2 और H2SO4 डालने पर भी जो वॉयलेट कलर है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो I- के लिए और क्या कर सकते हैं, ऐड MnO2 प्लस H2SO4, मोर वॉयलेट कलर, मोर वॉयलेट कलर। तो वॉयलेट कलर की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं आप MnO2 और H2SO4 को ऐड करके। तो पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड MnO2 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो I2 वेपर की वॉयलेट कलर की इंटेंसिटी यहां पे बढ़ जाएगी। स्टार्च के साथ तो कलर ही चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर आ जाएगा, तो आराम से पहचान में आ जाएगा। टू क्या HSO4 NaHSO4 प्लस I2 प्लस 2 वाटर। तो यहां से वॉयलेट कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। वॉयलेट कलर की इंटेंसिटी बढ़ाना है तो ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये आयोडीन का कंफर्मेटरी टेस्ट हुआ। दिस इज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर आयोडीन। अब बात करते हैं नाइट्रेट के कंफर्मेटरी टेस्ट के बारे में, हाउ टू कंफर्म द नाइट्रेट। तो देखो नाइट्रेट में क्या हुआ था, कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने पर क्या काम हो गया था, लाइट ब्राउन कलर की गैस, मतलब NO2 गैस वहां भी निकली थी। NO2 गैस नाइट्रेट में भी निकलती है, और जब हम लोगों ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड किया था तब भी लाइट ब्राउन कलर की गैस निकली थी। तो वहां पे वो नाइट्राइट था, यहां पे ये कंसंट्रेट डालने पर निकलेगी तो नाइट्रेट होगी। ठीक है, और यहां पे भी इसके लिए रिंग टेस्ट ही यूज करेंगे। कॉमनली जो टेस्ट है उसके लिए वो है रिंग टेस्ट। तो NO3 माइनस के लिए भी हम रिंग टेस्ट यूज करते हैं। रिंग टेस्ट लगाएंगे, ऐड ferrous sulfate and sulfuric acid, add ferrous sulfate and sulfuric acid, add ferrous sulfate and sulfuric acid। तो ferrous sulfate और sulfuric acid यूज करेंगे। ठीक है, फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करेंगे। स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं रिएक्शन। देखो NaNO3 के फॉर्म में था, नाइट्रेट के फॉर्म में था, तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो HNO3 का फॉर्मेशन करेगा। और ये HNO3 फिर से डिकम्पोज होगा फेरस सल्फेट के साथ, FeSO4 प्लस HNO3, FeSO4 प्लस HNO3 प्लस H2SO4 प्लस H2SO4। तो ये इसको डिकम्पोज कर देगा NO के अंदर। HNO3 is decomposed into NO, Fe2SO4 whole thrice, 3Fe2SO4 whole thrice प्लस, तो Fe2SO4 whole thrice प्लस वाटर प्लस NO, तो फिर से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस आ जाएगी। NO is the colorless gas, NO is the colorless gas। और FeSO4 प्लस NO, ये रिंग टेस्ट यहां पर भी आएगा। ठीक है, नाइट्राइट के लिए भी आया था, नाइट्रेट के लिए भी आया। FeNOSO4 नाइट्रोसोफेरस सल्फेट ब्राउन रिंग फॉर्म करेगा ये जंक्शन पर, ब्राउन रिंग एट जंक्शन, ब्राउन रिंग एट जंक्शन। तो जिस जगह पे दोनों सॉल्यूशन मिलने वाले हैं
वहां पर ब्राउन रिंग फॉर्म हो जाएगा। तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन रिंग एट द जंक्शन, जंक्शन के ऊपर ब्राउन रिंग फॉर्म कर लेगा। तो देयर इज द कन्फर्मेशन ऑफ नाइट्रेट ऑल्सो। ओके, तो दिस इज कॉल्ड रिंग टेस्ट, इसको हम बोलते हैं रिंग टेस्ट। अब बारी आई अगले मेंबर की, दैट इज ऑक्सालेट। तो अब अगला मेंबर है ऑक्सालेट, COO माइनस COO माइनस ऑक्सालेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सालेट में हमको क्या देखने को मिला था? कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, जो कि बांड करने पर, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस जो कि बांड करने पर ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो रहा था। तो एक तो मेथड वहीं से आइडेंटिफाई हो जाता कि वो ब्लू कलर की गैस निकाल रहा है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, दूसरा टेस्ट इसका कैसा है? ऑक्सालेट को कैसे हम कंफर्म कर सकते हैं? तो ऑक्सालिक एसिड, ऑक्सालिक एसिड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप डाल दीजिए। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो VCO CO2 CO2 H2O, और ये वाटर किसके साथ चले गया? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इट इज एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ब्लू कलर का फ्लेम बनेगा, ब्लू फ्लेम। कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सालेट, और ये ऑक्सालेट के प्रेजेंस को कंफर्म कर देगा। इट प्रेजेंस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सालेट। ओके, इट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सालेट। क्लियर? अब बात करते हैं उसके बाद अगले मेंबर के बारे में। दो मेंबर ऐसे बचे हैं, सल्फेट एंड फॉस्फेट, अदर ग्रुप। अदर ग्रुप, अदर ग्रुप में क्या क्या बचा? सल्फेट और फॉस्फेट, सल्फेट और फॉस्फेट, PO4 3-। तो सल्फेट एंड फॉस्फेट आर द मेंबर ऑफ अदर ग्रुप। तो सल्फेट और फॉस्फेट आर द मेंबर ऑफ अदर ग्रुप। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सल्फेट को? कुछ जो सब्सटेंस है उसको डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व द लिटिल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड एड द बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। मतलब अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कोई एक्टिविटी नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी कोई एक्टिविटी नहीं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कोई एक्टिविटी नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी कोई एक्टिविटी नहीं, तब क्या करेंगे? तब उस समय dissolve a little amount of substance, dissolve a little amount of salt, add barium chloride, and barium chloride और barium chloride ऐड कर देंगे। add barium chloride, add barium chloride, white insoluble, white insoluble, white insoluble precipitate is formed, white insoluble precipitate is formed, white insoluble precipitate, white insoluble precipitate form हो जाएगा, white insoluble precipitate is formed. It is insoluble in concentrated नाइट्रिक एसिड, और ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के अंदर भी इंसॉल्युबल रहेगा। इट इज इंसॉल्युबल इन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के अंदर भी ये इंसॉल्युबल रहेगा। तो देयर इज द डिटेक्शन ऑफ द सल्फर, ये सल्फर का डिटेक्शन है। अब सल्फर के बाद
सल्फर के बाद बात करते हैं तो सिंपल सा इसका रिएक्शन रहेगा, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। Na2SO4 के फॉर्म में रहता है सल्फेट सॉल्ट, बेरियम क्लोराइड डालोगे तो बेरियम क्लोराइड डालने के बाद BaSO4 बन जाएगा, पानी में भी इनसॉल्युबल है और नाइट्रिक एसिड में भी इनसॉल्युबल है। ओके, अब बात करते हैं फॉस्फेट के बारे में, अबाउट फॉस्फेट, अबाउट द टेस्ट ऑफ फॉस्फेट। तो फॉस्फेट का टेस्ट कैसे लगाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज अबाउट द टेस्ट ऑफ फॉस्फेट। तो सॉल्ट प्लस 2 मिलीलीटर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, सॉल्ट के साथ 2 मिलीलीटर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालते हैं। सॉल्ट प्लस 2 मिलीलीटर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, 2 मिलीलीटर कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, देन हीटेड, उसके बाद उसको हीट करेंगे, देन हीटेड, ओके। Then heated and add 2 ml of ammonium molybdate and add 2 milliliter of ammonium molybdate, solution, ammonium molybdate सॉल्यूशन, अमोनियम मोलिब्डेट सॉल्यूशन, उसके बाद उसमें अमोनियम मोलिब्डेट सॉल्यूशन डालेंगे, हीट अगेन, और उसके बाद दोबारा से हीट करेंगे, हीट अगेन और दोबारा से उसको हीट करेंगे। कैनरी येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, कैनरी येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कैनरी येलो प्रेसिपिटेट विच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, और ये फॉस्फेट के प्रेजेंस को कंफर्म कर देगा। ओके, तो पहले क्या क्या करना है, सॉल्ट प्लस 2 मिलीलीटर ऑफ कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड, देन हीट करने के बाद वापस से उसमें क्या करना है, अमोनियम मोलिब्डेट मिलाना है। अमोनियम मोलिब्डेट के लगभग 2 मिलीलीटर के आसपास सॉल्यूशन को मिलाने के बाद फिर से क्या होगा, फिर से अगेन वो कैनरी येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा और उस कैनरी येलो कलर के प्रेसिपिटेट के कारण फॉस्फेट का प्रेजेंस कंफर्म हो जाएगा, विच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फेट। ओके, अब इसके केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में रहता है फॉस्फेट, Ca3PO4 होल ट्वाइस इज द फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्ट प्लस नाइट्रिक एसिड, सॉल्ट को क्या किया, नाइट्रिक एसिड के साथ डाला तो कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा, Ca3 कैल्शियम नाइट्रेट, NO2 होल ट्वाइस, Ca कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 होल ट्वाइस, नाइट्रेट सिंगल बैलेंसी, नाइट्राइट सिंगल बैलेंसी वाला कंपाउंड है, NO3 होल ट्वाइस, CaNO3 होल ट्वाइस बनाएगा और H3PO4 बनाएगा, H3PO4। ठीक है, तो कैल्शियम नाइट्रेट और H3PO4 बन जाएगा। और ये जो H3PO4 है, H3PO4 फॉस्फेट कंटेंट वाला कंपाउंड क्या बचा, H3PO4। अमोनियम मोलिब्डेट का जो फॉर्मूला है वो NH4 होल ट्वाइस
NH4 होल्ट वाइज फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखेंगे, MOO4 मोलिवेडेट, अमोनियम मोलिवेडेट, और वापस से ढेर सारा नाइट्रिक एसिड डालेंगे, ऐड मोर अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एसिड विद अमोनियम मोलिवेडेट, एंड नाउ इट गिव्स ammonium phosphate, okay, NH4 whole thrice PO4, NH4 whole thrice PO4 dot NH4 whole thrice PO4 dot 12MOO3 ठीक है। तो फॉस्फेट और मोलिब्डेनम का कंपाउंड बनता है जिसका कैनरी येलो कलर आता है, 21NH4NO3, 21NH4NO3 बैलेंस भी कर देते हैं ताकि आपको बैलेंसिंग में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि रिएक्शन लिखने में और बैलेंस करने में दिक्कत तो होगी इनऑर्गेनिक में। 12 वाटर, ओके, तो कैनरी येलो कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा, और कैनरी येलो कलर मिलने के कारण फॉस्फेट का कंफर्मेशन हो जाएगा। तो दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉस्फेट, ये फॉस्फेट का आइडेंटिफिकेशन है। तो दिस इज अबाउट योर कैटायन, एनायन। तो ये हमने पूरे बात कर लिए फर्स्ट से 6th ग्रुप तक के कैटायन, इंक्लूडिंग अमोनियम को इंक्लूड करते हुए, और एनायंस के डिटेक्शन के बारे में भी हम लोगों ने पूरी बात कर लिया। और अब हम लोग बात करेंगे अबाउट इंडिकेटर्स। तो आजकल जो मोहर सॉल्ट वाला प्रैक्टिकल है कॉमन, उसमें कैमोनोफोर एज ए इंडिकेटर यूज होता है, वो सेल्फ इंडिकेटर है, क्योंकि वो सेल्फ क्या करता है, रिएक्शन को कैरी ऑन करने में हेल्प करता है, कलर चेंज में वो खुद ही हेल्प कर देता है। ठीक, तो थोड़ा सा इंडिकेटर्स के बारे में अलग से बात करते हैं, स्पेसिफिक इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो अब आइडेंटिफिकेशन के बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो देखो, इंडिकेटर्स are weak aromatic acid, weak aromatic acid or bases, weak aromatic acid or bases। दुर्बल एरोमेटिक अम्ल या क्षार होते हैं इंडिकेटर्स, हिंदी में इसको कहते हैं सूचक। तो इंडिकेटर्स आर वीक एरोमेटिक acid or bases which gives indication about end point of acid base titration, which give indication about end point of acid base titration by the change in color of the solution, और ये किसके कारण होता है, कलर चेंज हो जाता है। जैसे आप कैमोनोफोर को भी जब मोहर सॉल्ट के अंदर ड्रॉप करके लेंगे तो थोड़ी देर के बाद पिंक कलर आ जाएगा। तो और इंडिकेटर्स क्या होते हैं, आर वीक एरोमेटिक एसिड्स आर बेसेस which give indication about end point of acid base titration, by the change in color of the solution. This color change is due to change in pH value of the solution. This color change is due to change in pH value of the solution.
दिस कलर चेंज इज ड्यू टू द चेंज इन पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। और कलर का ये चेंज पीएच के चेंज के कारण होता है। कलर का ये चेंज पीएच के चेंज के कारण होता है। दिस कलर चेंज इज ड्यू टू चेंज इन पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। तो फिर से एक बार बात कर लेते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वीक एरोमेटिक एसिड्स आर बेसिस, दुर्बल एरोमेटिक अम्ल या क्षार होते हैं। वीक एरोमेटिक एसिड आर बेसिस विच गिव्स इंडिकेशन अबाउट एंड पॉइंट ऑफ acid base titration by the change in color of the solution, and this color change is due to change in pH value of the solution। और कलर का ये चेंज pH वैल्यू के चेंज के कारण होता है। ठीक है, दिस कलर चेंज इज ड्यू टू चेंज इन pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट सम इंडिकेटर्स। कुछ इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं, वो किस मीडियम में कैसा कलर देंगे। फिर इसके बाद इंडिकेटर के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि इंडिकेटर कैसे काम करते हैं। तो थोड़े से इंडिकेटर्स को अरेंज कर लेते हैं। इंडिकेटर और हमेशा ये पीएच रेंज पे काम करते हैं। पीएच रेंज का मतलब है डॉट वैल्यू नहीं रहेगा, 3 से 4, 3 से 5 ऐसा, इसको बोलते हैं पीएच रेंज। तो पीएच रेंज पर काम करते हैं। और किस मीडियम में कौन सा इंडिकेटर कैसा काम करेगा उसके बारे में बात करते हैं। एसिडिक मीडियम और अल्कालाइन मीडियम। एसिडिक मीडियम एंड अल्कालाइन मीडियम। तो पहला जो इंडिकेटर है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज मिथाइल ऑरेंज। और मिथाइल ऑरेंज का पीएच रेंज है 3.1 to 4.4। 3.1 to 4.4 किस पीएच रेंज पर काम करता है? 3.1 to 4.4। एसिडिक मीडियम में ये रेड होता है और अल्कलाइन मीडियम में ये येलो होता है। इस येलो और रेड कलर का जो चेंज है ये हमें समझ में आएगा जब इनके हम थ्योरीज पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी केवल नोट कर लीजिए। तो मिथाइल ऑरेंज 3.1 to 4.4 पर काम करता है, रेड और येलो। इसके बाद मिथाइल रेड अगला इंडिकेटर है। मिथाइल रेड 4.4 to 6 पीएच पर ये काम करता है। 4.4 to 6 रेड और येलो, फिर से रेड और येलो। ठीक है, तो रेड और येलो कलर इसमें भी आएगा। इसके बाद फिनोप्थलीन, तीसरा इंडिकेटर जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं फिनोप्थलीन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है फिनोप्थलीन। मैंने इसके बारे में आपसे फिनॉल में भी बात किया था। फिनॉल में भी हम लोगों ने फिनोप्थलीन बनाना सीखा था। 8 to 10 पीएच पर काम करता है और एसिडिक मीडियम में ये कलरलेस रहता है और अल्कलाइन मीडियम में ये पिंक कलर शो करता है। इन अल्कलाइन मीडियम शो द पिंक कलर। तो दिस इज अबाउट फिनोप्थलीन के बाद फिनॉल रेड। कुछ तो इंडिकेटर ऐसे हैं जिनका नाम आप ध्यान रखो कि ये इंडिकेटर भी होता है। फिनॉल रेड और फिनॉल रेड 6.8 से 8.4, 6.8 से 8.4 पर काम करता है फिनॉल रेड। 6.8 से 8.4 पर येलो और रेड कलर शो करेगा। फिनॉल रेड के बाद पांचवा इंडिकेटर जिसके बारे में हम बात करेंगे ब्रोमोथाइमोल ब्लू। और ब्रोमोथाइमोल ब्लू जो काम करता है वो है 6 to 7 पीएच पर काम करता है ब्रोमोथाइमोल ब्लू। येलो, नॉर्मल कलर येलो और अल्कालाइन मीडियम में ब्लू। नॉर्मल येलो और अल्कालाइन मीडियम में ब्लू। लिटमस पेपर के बारे में सभी को पता है। लिटमस पेपर 5 to 8
मतलब अल्कालाइन में भी काम करता है और एसिडिक में भी काम करता है 5 to 8। और एसिडिक मीडियम में रेड कलर शो करता है और अल्कालाइन मीडियम में ब्लू कलर शो करता है। तो देयर इज अबाउट द सम इंडिकेटर्स, सम इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स। अब इनके वर्किंग के बारे पर बात करेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं, कैसे कलर आ जाता है और कैसे कलरलेस रहते हैं, उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो देखिए, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, फिनोप्थलीन, फिनॉल रेड, ब्रोमोथाइमोल ब्लू और लिटमस पेपर, और ये किस पीएच पर कौन सा काम करेगा इसकी हमने लिस्टिंग कर लिया है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के वर्किंग पर, तो वर्किंग ऑफ इंडिकेटर, और उसके बाद फिर एक टॉपिक बचेगा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो उन दोनों टॉपिक पर अगले लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन अभी और क्वेश्चंस इस यूनिट में मुझे थोड़े करवाने हैं, तो फिर क्वेश्चंस पर एक बार फिर से बात करेंगे। ओके, थैंक यू।